स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल यूवी क्लासेस पर। जैसा कि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट अर्थात स्थिर वैद्युतिकी के कुछ लेसन कर चुके थे और मैंने कल आपको उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक पढ़ाने के बाद कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे। तो मुझे कमेंट में ऐसा नहीं मिला कि किसी को नहीं आया हो। बहुत आसान क्वेश्चन थे, सबको आ गए होंगे। मैं आपको केवल उनका आंसर बताता हूँ। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर आएगा 8.2 इंटू 10⁻⁸ न्यूटन। ये शायद आपके हाइड्रोजन परमाणु वाला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जिसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी थी, कितने इलेक्ट्रॉन कम या ज्यादा हुए। उसके अंदर अगर आपने सेम चार्ज था Q² सोल्व किया होगा तो Q बराबर ये वैल्यू मिली होगी 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम और आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या मिली होगी 2। तीसरा डाइलेक्ट्रिक का क्वेश्चन था। 18 न्यूटन शायद वैक्यूम में फोर्स था और 6 न्यूटन का डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखा था 1 mm का। जो वहां डेप्थ थी या मैं कहूंगी थिकनेस थी, उसका कोई भी रोल नहीं होगा। तो Fm बराबर कितना हो गया 3 न्यूटन। आपने सोल्व कर लिया हो, नहीं आया हो तो आपको इसका आंसर बता दूंगा। दोबारा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, हम यहाँ पे सोल्व भी करके देख लेंगे। कल मुझे कुछ बच्चों के कमेंट्स आए, उन्होंने ये बताया कि सर हमें आपका वीडियोस ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो अभी चैनल नया है तो एकदम से आप डालोगे तो ऊपर ऊपर इनाम नहीं आएगा। उसके लिए आप लोग एक काम कर सकते हैं, जैसे ही अगर आपने सब्सक्राइब किया हो चैनल को, आप इसको सब्सक्राइब कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद उसके बगल में एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को प्रेस करके वहां पे ऑल नोटिफिकेशन पे ओके कर देना। फिर जैसे ही हमारा कोई भी वीडियो अपलोड होगा, मेरा भी, तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको ऊपर ही ऊपर मिल जाएगा। यूट्यूब खोलते आपको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं, किसी लिंक की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर देना। तो कल के टॉपिक के आगे अब अगर हम लोग आज आगे बढ़े तो आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। जैसा कि हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था। मैंने आपको बताया था ये प्रिंसिपल 2-3 जगह काम आता है इस चैप्टर के अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है। तो वही मैं यूं भी कह सकता हूं, बाय द यूजिंग ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस सेवरल चार्जेस। क्या हुआ, मैंने क्या माना कि मेरे पास देखो हेडिंग है आवेशों के निकाय के कारण, निकाय में सिस्टम। तो मैंने मान लिया मेरे पास आवेश है Q1 Q2 Q3 Qn, इस हिसाब से मेरे पास कुछ चार्जेस हैं, कुछ भी हो सकते हैं, और इनकी डिस्टेंस मान लो मेरे पास R1 R2 R3 Rn। तो अब देखो मेरे को पॉइंट P पे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। आप इस डायग्राम को बना लेना, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो Q1 की P की तरफ डायरेक्शन E1 वेक्टर E1 और R1 की कैप की डायरेक्शन, कल हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, वेक्टर E बराबर KQ/R² का R कैप। तो कैप E हो गया। ऐसे 2 के लिए, ऐसे 3 के लिए, ऐसे 4 के लिए, 5 के लिए, N के लिए। अब आपने देखा इतनी सारी डायरेक्शन हो गई। तो डायरेक्शन में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या था, बाय यूजिंग सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बाय सुपरपोजिशन प्रिंसिपल मतलब अध्यारोपण का सिद्धांत। अगर मैं यहां लिखूं कि अध्यारोपण के सिद्धांत का प्रयोग करने से, अध्यारोपण के सिद्धांत से क्या होगा, वेक्टर E बराबर वेक्टर E1 प्लस E2 प्लस अप टू En। वेक्टर क्वांटिटी वेक्टरली ऐड होगी और स्केलर क्वांटिटी स्केलरली ऐड होगी। E1 मतलब Q1 के कारण P पर इंटेंसिटी, K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q Q1 R² R1 का स्क्वायर और R1 सिमिलरली वो Q, सिमिलरली Rn तक लिखा। क्या पार्ट कॉमन आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ रहा है, हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद मेरे को क्या जो बच गई क्वांटिटी, वो अब ये आपका आंसर हो गया। लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन वही कल क्या बताया था, देखो 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 n n n। तो वैसे ही मैंने मान लिया ith with रमेशली I बराबर ऐसा। आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, छोटा सा टॉपिक है, आपने ले लिया होगा। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इसको हम
इलेक्ट्रिक फोर्स लाइंस भी कह सकते हैं, मतलब विद्युत क्षेत्र रेखाएं या विद्युत बल रेखाएं। समझ में आया? देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं क्या होता है, अब सुनो ध्यान से। देखो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत प्यारी कॉन्सेप्ट है। हम क्या मान रहे हैं कि दो चार्ज एक दूसरे को प्लस क्यू और प्लस क्यू एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, और प्लस क्यू माइनस क्यू एक दूसरे क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, लेकिन कोई तो फोर्स होता होगा बीच में। कहने का मतलब, मान लो दो फ्रेंड्स हैं, ये अगर कुछ खा रहा है मान लो, तो अपने फ्रेंड से जरूर पूछता है, पूछता है नहीं पूछता। लेकिन कोई अननोन पर्सन वहां बैठा है तो क्या है, और मान लो ये बस स्टैंड में बैठा है, यहाँ पे 20 आदमी बैठे, तो क्या ये सबसे पूछेगा क्या? सोचो 10 रुपए की मूंगफली ली तो उसमें तो भंडारा करना पड़ जाएगा, ऐसा नहीं होता ना। इसका मतलब इसने अपने ही फ्रेंड से पूछा। एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो अगर ये कोई फ्रेंड, ये कोई एक्स पर्सन है, इसको कोई कैंडिडेट आता है, इससे कोई आदमी आता है भाई, और इससे लड़ाई करने लग जाता है। ठीक है, ये आपका फ्रेंड है और आप यहाँ पे जेड बैठे हो। अभी ये इसको कुछ उल्टी सीधी बात करता है, कोई गलत वर्ड यूज करता है, लड़ाई करता है, तो अगर आप इसके दोस्त हो तो आप क्या करोगे, इसके साथ बीच में इंटरफेयर करोगे नहीं करोगे? भाई क्या बात है, क्यों लड़ रहा है, और आपको लग रहा है कि मैटर गलत है, तो आप सपोर्ट भी करोगे, हो सकता है आप लड़ाई में कोऑपरेट भी करो। लेकिन अगर इसकी लड़ाई हो रही है और यहाँ पे और बहुत सारे स्टूडेंट बैठे हैं, मतलब सॉरी बहुत सारे वो बैठते हैं, पैसेंजर्स बैठे हैं, तो ये थोड़ा और इनमें लड़ाई होती है, थोड़ा सारे आके इसको पीटने लग जाएंगे, सारे इसको पीटने, ऐसा तो नहीं होगा। हो सकता है इसको छुटा सके, बाकी नहीं छूटेंगे तो क्या लेंगे, भाई थोड़ा दूर लड़, हमारे ऊपर मत लेना, मतलब यही तो है खुद का प्रोटेक्शन। लेकिन फ्रेंड होगा तो इसका मतलब, अब आप भी एक इंसान थे, वो पैसेंजर अननोन भी एक इंसान था, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ इनविजिबल पावर थी ना, कुछ इनविजिबल अट्रैक्शन तो था जो दिख नहीं रहा था, जिसको आप दोस्ती प्यार मोहब्बत कह रहे हो। भाई दोस्त एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लगाव तो है। तो वही बात यहाँ पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कि दो चार्ज जब फील्ड बना रहे हैं, अपना क्षेत्र बना रहे हैं चारों तरफ, कोई भी चार्ज अपने चारों तरफ, तो उसके अंदर वो इफेक्ट कैसे डालता है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज चारों तरफ फील्ड होगा, हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर वो इमेजिनरी पाथ, एक ऐसा इमेजिनरी पाथ जिस पर हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मूव करने के लिए बाउंड होता है। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं एन इमेजिनरी पाथ इन इलेक्ट्रिक फील्ड at which positive charge is bound to move is called as electric field lines और electric force lines। समझ में आई बात? एक ऐसा पाथ है जिसमें हम क्या मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज ही मूव करता है। कौन सा चार्ज मूव करता है? पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। कहने का मतलब विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पथ, विद्युत क्षेत्र में स्थित एक ऐसा काल्पनिक पथ जिस पर कोई धनावेश चलने के लिए बाध्य होता है, मतलब उसको उस पर चलना पड़ता है। हम ये मानते हैं कि उस पर चलता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखा कहलाता है। बात समझ में आ रही है कि विद्युत क्षेत्र के अंदर एक ऐसा काल्पनिक पथ जिसपे कोई धनावेश, एकल धनावेश, पॉजिटिव चार्ज चलने के लिए बाध्य होता है, क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र रेखा या विद्युत बल रेखाएं कहलाता है। अब ये बात समझ में। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके कई बार पेपर में आया हुआ है, प्रॉपर्टीज। और इसकी जो प्रॉपर्टीज है, आगे आपके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस टॉपिक आएगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस आएगा, सम विभव अगर मैं हिंदी बात करूं तो उन सब की जो विशेषताएं वो भी इससे मिलती जुलती आएंगी लगभग। तो देखते हैं क्या होता है। देखो मैंने कहा इस पे पॉजिटिव चार्ज चलने के लिए बाउंड होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज चलता है और नेगेटिव पे जाके खत्म होता है। कहने का मतलब अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, पहले तो मैं लिख सकता हूं कि दीज आर इमेजिनरी,
इमेजनरी मतलब ये क्या होती है, काल्पनिक होती हैं। दीज आर इमेजनरी एंड ए पाथ टू मूव ऑफ पॉजिटिव चार्ज, या मैं कह सकता हूं कि पॉजिटिव चार्ज धनावेश के लिए काल्पनिक पथ होता है। इट इज ए इमेजनरी पाथ फॉर मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, दूसरा देखो ये कहां से, दीज लाइन्स starts from positive charge and ends at negative charge। ये कहां से चलती है, पॉजिटिव चार्ज से चलती है और किस पे जाती है, नेगेटिव चार्ज के ऊपर जाती हैं। पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, मतलब ये बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से शुरू होती है, प्रारंभ होती है और खत्म किस पे होती है, ऋणावेश पर खत्म होती है। इसका ये मतलब है, समझ में आ गई बात। ये धनावेश से चलती है और ऋणावेश पे खत्म होती है। अब आप देख सकते हो ये क्या हो रहा है, इधर से इधर जा रही है, तो एक तरह से देखो धन आवेश से ऋणावेश की ओर अगर कोई जा रहा है तो खुला ही तो पथ बना। क्यों, बंद करने के लिए हम क्या जानते हैं, किसी चीज को बंद करने के लिए उसी पॉइंट पे आना जरूरी है। उसी पॉइंट पे आना मतलब यहाँ पे मैंने मान लिया नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ से यहाँ पे आना कंपल्सरी है, लेकिन तो आ ही नहीं सकती। हमने क्या कहा, ये धनावेश का पथ है, अर्थात इस पे पॉजिटिव आवेश मूव करता है, धनावेश से निकलती है, ऋणावेश पे खत्म होती है। तो मैं कह सकता हूं दीज लाइन्स always makes open loop या कर्व। ये रेखाएं क्या करती हैं, हमेशा खुला वक्र या खुला लूप बनाती हैं। ठीक है, खुला वक्र बनाती है, कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ये थोड़ा सा इनके अंदर है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो करती हैं वो क्या करती हैं, क्लोज लूप बनाती है। जब हम मैग्नेटोस्टेट पढ़ेंगे उसके बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे। ये रेखाएं क्या करती हैं, खुला ओपन लूप बनाती है। एक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी, इसका ध्यान रखना, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ फील्ड लाइन्स ऑलवेज शो या ऑलवेज रिप्रेजेंट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। या मैं कह सकता हूं कि अगर किसी भी बल रेखा की किसी भी, देखो ध्यान समझो पहले यहां पे कि एक ये फील्ड लाइन इसके किसी भी पॉइंट पे अगर मैं क्या करूंगा, एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, ऐसे स्पर्श रेखा खींचूंगा, टेंजेंट ड्रॉ करूंगा, तो इस बिंदु पे, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी पॉइंट पे आप खींच सकते हो, जरूरी नहीं कि सर वही पॉइंट, बिल्कुल नहीं, जैसे जैसे आप इसके ऊपर खींचते जाओ कहीं भी, एनी पॉइंट। तो मतलब विद्युत बल रेखा के किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती है। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो कि विद्युत मतलब टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रिप्रेजेंट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। समझ में आ रहा होगा, ये इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है। और सबसे इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी, ये जो पेपर में पूछ भी सकता है आपको, कि टू फील्ड लाइंस never intersect to each other because if they do then there are two directions of electric field which is not possible। अब देखो आपको बड़ा हो गया है लेकिन आप समझ सकते हो। टू फील्ड लाइंस, देखो कई बार ऐसा हो सकता है आपको कुछ अक्षर नहीं दिखे तो मैं साथ साथ बोलता भी आ रहा हूं हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियमों में, दोनों मीडियम के बच्चों के लिए, तो आप इसको प्यार से समझे और बिल्कुल धीरे धीरे सुने तो आप आराम से लिख भी सकते हैं। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, मतलब दो फील्ड लाइन, देखो मान लो ये प्लस ये माइनस, ये ऐसे है, ये प्लस और ये माइनस। अब देखो चलो पहले इसका मतलब समझो कि दो फील्ड लाइन से एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, यहां तक। इफ दे डू
यदि वो ऐसा करती हैं तब उस बिंदु पर इफ दे डू देन देयर आर टू डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज नॉट पॉसिबल, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होगी जो कि संभव नहीं है। अर्थात दो विद्युत बल रेखाएं या क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी प्रतिच्छेद नहीं करती। यदि वे प्रतिच्छेद करेंगी तो उस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र की दो रेखाएं हो जाएंगी जो कि संभव नहीं है। कारण विद्युत क्षेत्र में मैंने बताया था आपको, तीव्रता वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर मैं इधर देख रहा हूं तो मेरी इधर मिलने की, मैं एक्स डायरेक्शन में हूं तो मेरी जेड डायरेक्शन में मिलने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। अगर मैं वाई में देख रहा हूं तो मेरी एक्स के अंदर देखने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। कहने का मतलब वही बात, अगर इस पॉइंट पे मान लो, मैंने मान लिया, इसका मैं कॉन्ट्राडिक्ट मेथड यूज लेता हूं, विरोधाभास। मान लो ये एक बल रेखा ये आ रही है प्लस से माइनस, एक ये आ रही है प्लस से माइनस, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है। तो अब देखो हमने क्या कहा, किसी पॉइंट पे ये मैंने खींची, ये कह रहा है, ये वाली बल रेखा कहती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, लेकिन इसी पॉइंट पे ये वाली बल रेखा क्या कहती है, इधर होगी। यही बात है ना, तो ये तो संभव नहीं है। ये बात तो गई इसकी। एक और लॉजिक समझो, मान लो कि अभी हमने क्या कहा था कि फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज का पाथ होता है, पॉजिटिव चार्ज का पाथ होता है जिसपे पॉजिटिव चार्ज बाउंड होता है मूव करने के लिए। तो ये पॉजिटिव चार्ज यहां से जा रहा है, ये मान लो, और इधर भी क्या होगा, ये भी पॉजिटिव चार्ज का ही पाथ होगा, कारण फील्ड लाइंस है ना। तो अब एक बार बताओ, दो पॉजिटिव के ऊपर एक दूसरे के ऊपर कैसे आएंगे, ओवरलैप कर ही नहीं सकते, कारण सेम चार्जेस रिपेल टू ईच अदर। मेरे हिसाब से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया होगा, आगे देखो नेक्स्ट प्रॉपर्टी। अभी हमने क्या कहा कि फील्ड लाइंस क्या शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को शो करती हैं। तो इसका मतलब इनकी जो डेंसिटी होगी, देखो पहले एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, दूसरी देखो डेंसिटी से पहले, कि फॉर एनी कंडक्टर the field lines are always perpendicular, लिख लेना आप, और ऑलवेज परपेंडिकुलर। कैसे, मान लो मेरे पास ये कोई कंडक्टर है, इसको मैंने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया, तो यहां से फील्ड लाइंस हमेशा इसके परपेंडिकुलर निकलेंगी। मतलब यहां पे मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी, ऐसे होगी। ये नहीं है कि ये यूं निकल गई, अभी कोई परपेंडिकुलर नहीं बन रहा, नहीं, ये पॉसिबल नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। समझ में आ गई बात। सरफेस कैसा भी हो उसकी परपेंडिकुलर रहेगी। निकलने की बात है तो ऐसे ही माइनस के लिए भी ऐसा ही पॉसिबल होगा। माइनस के अगर अंदर की तरफ आ रही है तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही आ सकती है। ये नहीं है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में ला सको, नहीं, ये ऐसे ही पॉसिबल होगा। ये नेगेटिव चार्ज के लिए, ये पॉजिटिव चार्ज के लिए। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट पॉइंट देखो कि किसी भी चालक की सतह पर, किसी भी आवेशित चालक की सतह से निकलने वाली या आने वाली बल रेखा हमेशा लंबवत होती है। द फील्ड लाइंस इनकमिंग और आउटगोइंग फ्रॉम एनी कंडक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। समझ में आ गई बात। और दूसरा देखो, इनकी डेंसिटी, जहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है वहां पे फील्ड्स ज्यादा होता है। अब आप देख सकते हो इसके अंदर कितनी फील्ड लाइंस आ गई, ज्यादा फील्ड लाइंस आ गई ना, तो यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा। दूर जाऊंगा तो आप देख सकते हो कितने बड़े रीजन के अंदर फील्ड लाइंस आई है, तो इंटेंसिटी कम हो गई। पर्टिकुलर इस रीजन के अंदर बात करो 2 ही है, जबकि यहाँ पे मैं स्पेयर बनाऊं ऐसे इतना ही बड़ा स्पेयर बनाऊं तो 3-4 आ सकती है। ठीक है, तो इस हिसाब से चार्ज के पास जहां से एग्जिस्ट करती है, सॉरी हाँ, जहां से क्या होता है निकलती हैं बाहर, आउटगोइंग होती हैं, वहां से क्या होता है, वहां पे डेंसिटी ज्यादा होती है, तो इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड की ज्यादा होगी। और जहां से एंटर होती हैं वहां पे भी डेंसिटी ज्यादा होगी, बजाय जहां पे डेंसिटी कम होती है उसकी इंटेंसिटी के रेस्पेक्ट में। समझ में आ गया होगा आपको। 3-4 ज्यादा से ज्यादा 3-4-5 प्रॉपर्टी पूछता है पेपर के अंदर, मैंने आपको इतनी बता दी, आप कर सकते हो आराम से। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं वो देख लेते हैं।
राजस्थान बोर्ड में इससे क्वेश्चंस आया हुआ भी है और सीबीएसई में भी एक दो बार क्वेश्चंस पूछा हुआ है। अब देखो इसके कुछ फिगर्स आते हैं। एग्जांपल मैं कहूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जांपल कैसे होते हैं, फील्ड लाइंस कैसे बनती हैं। तो पहले होता है फॉर सिंगल चार्जेस या नॉन पेयर चार्जेस, फॉर सिंगल चार्ज, एकल आवेश के कारण बल रेखाएं, एकल आवेश के लिए कैसा होता है, मान लो प्लस क्यू है तो प्लस से हमें क्या बताया, परपेंडिकुलर निकलेंगी बाहर। आपको बस ये बनानी है, परपेंडिकुलर निकलेंगे ऐसे बाहर, इसी हिसाब से आप परपेंडिकुलरली बना देना, ठीक है। और माइनस के कारण ये दोनों अलग अलग है, दूर दूर है, पास पास नहीं है, बस परपेंडिकुलर का ध्यान रखना। एक बहुत बड़ा एग्जाम होता है फिजिक्स के अंदर नेट जेआरएफ का, एक बार उसमें भी छोटा सा ऐसा क्वेश्चन आया था, बहुत छोटा सा क्वेश्चन आया था, उसके अंदर छोटा सा लॉजिक ये लग रहा था, उसके अंदर कुछ सरफेसेस दिए थे कि तो उनको देखना था। समझ में आ गई बात, प्लस के कारण बाहर की तरफ लेकिन परपेंडिकुलर का डायरेक्शन रखना, ध्यान रखना, माइनस के कारण अंदर की तरफ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेते जाओ फटाफट। पेयर के लिए अगर मैं बात करूं, फॉर पेयर, फॉर टू चार्जेस, फॉर टू या पेयर ऑफ चार्जेस, दो आवेशों के लिए, आवेशों के लिए क्या होता है, अगर सेम चार्ज हो, फॉर सेम चार्जेस, समान आवेशों, मान लो मैंने इधर भी प्लस क्यू मान लिया, इधर भी प्लस क्यू मान, दोनों प्लस प्लस है, तो अब क्या होगा, इससे बाहर की तरफ निकलेंगी बल रेखाएं, इस हिसाब से ये फील्ड लाइन इस हिसाब से बाहर निकलेंगी। देखो जब दो या दो से ज्यादा चार्जेस हो जाते हैं तो परपेंडिकुलर का इतना रोल नहीं रह पाता, क्यों, वो एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट डालना शुरू कर देती हैं, ये कर्व नेचर बन जाता है, ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगे कभी भी, इस हिसाब से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है। बना लेना, यहां पे जहां पे कोई भी इंटेंसिटी नहीं, कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं होती, ऐसा पॉइंट क्या कहलाता है, न्यूट्रल पॉइंट कहलाता है। हम पढ़ेंगे इसको मैग्नेटोस्टेट के अंदर, इस पॉइंट के बारे में डिटेल से। और अगर अपोजिट चार्ज हो, फॉर अपोजिट चार्ज, असमान आवेश हो, मान लो प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, तो पहली बात क्या था, प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, इस हिसाब से स्पेयर बनता जाएगा, ये जिस हिसाब से दूर दूर जाती जाएंगे और आप इसको आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ये आपके अपोजिट चार्जेस के लिए हो गया, प्लस से बाहर जाएंगी और माइनस से अंदर आएंगी, ठीक है, समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अगर लीनियर चार्ज हो, लीनियर चार्ज ऑब्जेक्ट हो, कोई रेखीय चार्ज वाला ऑब्जेक्ट हो, मान लो कोई ऐसे सीधी सी लाइन है और ये इसको मैंने चार्ज किया तो इसके कारण स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब परपेंडिकुलर ही जाएंगी। अगर कोई रेखीय आवेश हो, रेखीय चालक हो, तो उसके लिए बल रेखाएं हमेशा लंबवत निकलेंगी। समझ में आ रहा होगा, समान आवेशों का कारण, विपरीत आवेशों का कारण, रेखीय आवेशों का कारण। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया होगा, अब देखो समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। देखो जो न्यूमेरिकल्स देता हूं साथ साथ कर लिया करो, जो नहीं समझ में आए वो कमेंट सेक्शन में प्लीज रिप्लाई किया करो कि सर हुआ या नहीं हुआ, फिर मैं आपको उसके बारे में और फर्दर डिटेल से बता दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं है, हम लोग दोबारा कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हम दोबारा करेंगे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। और साथ साथ पढ़ते जाओ, साथ साथ समझ में आता जाएगा। अब एक टॉपिक है अगला, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विद्युत द्विध्रुव। इससे पॉसिबिलिटी रहती है कि अगर यहां से क्वेश्चन उठाना चाह रहा है वो, तो यहां से क्वेश्चन इलेक्ट्रिक डाइपोल के अंदर 2-3 टॉपिक बनते हैं, यहां से चूज कर सकता है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का मतलब देखो, डाई का मतलब टू होता है, पोल का मतलब ध्रुव, द्विध्रुव, दो सिरे, टू एंड, तो इसका मतलब एक प्लस एक माइनस। आप देखो भाई सेम चार्जेस अगर मैं पास पास रखूंगा तो वो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, वो तो रह ही नहीं सकते। इसलिए हम लोग क्या करते हैं
कि एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा निकाय जिसके अंदर दो समान परिमाण के, लेकिन बराबर ताकत के होने चाहिए, समान परिमाण के लेकिन विपरीत प्रकृति के आवेश के निकाय को हम क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अर्थात समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के एक आवेश निकाय को, ये दो, जिसमें दो आवेश होते हैं, ऐसे निकाय को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस विद सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। अर्थात एक दो आवेशों का एक ऐसा निकाय जिसमें उनका परिमाण समान एवं प्रकृति विपरीत हो, विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ए सिस्टम ऑफ टू चार्जेस हैविंग सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट नेचर इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। समझ में आ गया? इसके अंदर एक नया टॉपिक आता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, हम इसके बारे में मोस्टली ज्यादा बात करते हैं। इसको P वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि, इसलिए P से शो करते हैं ज्यादातर, बाकी सिंबल कुछ भी ले सकते हैं। तो ये क्या होता है, ध्यान से देखो। अब देखो, ये मेरे पास एक द्विध्रुव था, ठीक है, ये एक डाइपोल था, और यहां पे प्लस क्यू, यहां पे माइनस क्यू, और इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r है। अब देखो, इनके बीच दोनों का मैंने क्या कहा, मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब प्लस क्यू बराबर माइनस क्यू। तो मैं क्या कह सकता हूं, किसी द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुवीय इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक चार्ज और उनके बीच की दूरी, डिस्टेंस के प्रोडक्ट को द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ ए चार्ज इन अ डाइपोल विद द डिस्टेंस इज कॉल्ड एज, या विद द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उस द्विध्रुव की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसको मैंने मान लिया 2a है, तो मैं लिख सकता हूं P बराबर Q इंटू 2a, या फिर 2a Q। भाई 2a भी मान सकते हैं या R भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी है। और आप देखो, सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट डिस्टेंस आती है, मिनिमम डिस्टेंस आती है, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसको हम लिखते हैं Q इंटू क्रॉस वेक्टर R। ये एक सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, सदिश राशि। और इसकी जो दिशा होती है वो क्या होती है, डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं, इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव, ऐसे नहीं। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। देखो, जनरली ज्यादातर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन इसकी ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होती है। मैं इसको कैप करके कह सकता हूं। बात समझ में आ रही है? द डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट इज नेगेटिव टू पॉजिटिव। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। जैसे इसकी वैसे डेफिनेशन क्या थी, विद्युत द्विध्रुव के एक आवेश व मध्य की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आप लिख सकते हैं द प्रोडक्ट ऑफ अ चार्ज एंड द डिस्टेंस ऑफ अ डाइपोल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर उसके नीचे सब उतार लेना, समझ में आ गया होगा? आ गया, ठीक है। अब देखो, इन दोनों आवेशों को जोड़ने वाली जो रेखा होती है इसे अक्ष कहते हैं, एक्सिस। और इनका जो मिड पॉइंट होता है इसको कहते हैं सेंटर। वो आपको पता ही है, मध्य बिंदु जो होता है इसको हम कहते हैं इक्विपोटेंशियल, जो सेंटर से तो पास हो और एक्सियल के परपेंडिकुलर हो, इक्विटोरियल।
इक्वेटोरियल प्लेन या लाइन मतलब विषुवतीय रेखा, इसको निरक्ष रेखा भी कहते हैं, निरक्ष रेखा। समझ में आ गई बात? ठीक है, देख लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और अब इसका ऐसा यूनिट आप देख सकते हो, आराम से बना सकते हो। चार्ज की क्या होती है? कूलाम, और आर की डिस्प्लेसमेंट की मीटर, तो मैं लिख सकता हूं कूलाम इंटू मीटर। एक और होती है इसकी यूनिट डिबाई, एक डिबाई बराबर होता है 3.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 कूलाम। ये नोट कर लेना, एक डिबाई बराबर ये होता है। और इसका अगर मैं डायमेंशन फॉर्मूला देखूं, विमीय सूत्र देखूं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? Q का होता है A1 T1। क्यों? I बराबर क्या होता है? Q बाई टी, Q बराबर I इंटू टी, एम्पियर इंटू टाइम। और मीटर का L1, तो M0 L1 A1 T1, ये इसका विमेय सूत्र होता है। ठीक है, उतार लो इसे फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया होगा, काफी देर हो गई। अब देखो इसका रूटीन लाइफ में क्या यूज होता है, जनरली हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, इसका क्या मीनिंग है, ये इसका क्या उपयोग है, यूजेज है। फिजिकल सिग्निफिकेंस, फिजिकल सिग्निफिकेशन क्या होता है इसका? भौतिक अभिप्राय क्या होता है, भौतिक आशय क्या होता है। ठीक है, भौतिक आशय क्या होता है? देखो ध्यान सुनो, कोई भी पदार्थ होता है दुनिया में, कोई भी मैटर होता है, तो उसके अंदर प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर की तरफ और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपने 11th के अंदर पढ़ा होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो वहां पे हम क्या मानते हैं कि टोटल चार्ज को सेंटर पे, जो उसका न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर सेंटर्ड मानते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो यूं कहा जाता है कि टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर मतलब न्यूक्लियस, और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर होता है वो भी इसी के ऊपर कोइंसाइड करता है, मतलब दोनों का एक एक सेंटर बनता है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज और सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज। जनरल स्टेट के अंदर नॉर्मल, जब किसी भी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर नहीं रखा जाए, बाह्य क्षेत्र में ना रखूं, तो एक दूसरे के साथ संपाती करते हैं, कोइंसाइड करते हैं। इसे कोइंसाइड करेंगे तो टोटल चार्ज बराबर होता है, तो पार्टिकल क्या हो जाता है? न्यूट्रल हो जाता है। न्यूट्रल होने का मतलब नॉन पोलर। कैसे मॉलिक्यूल्स बनते हैं? नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बनते हैं, नॉन पोलर मेटल हो जाता है, मेटल हो जाता है। ठीक है, अध्रुवीय पदार्थ हो जाता है। लेकिन जैसे ही मैं क्या करता हूं, इसको एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख दूं, कुछ बाह्य क्षेत्र के अंदर रख दूं, तो क्या बनता है देखते हैं। बाह्य क्षेत्र के अंदर रखने के बाद इसके अंदर देखो, ध्यान समझो, पॉजिटिव की तरफ तो नेगेटिव का सेंटर अट्रैक्ट होता है और नेगेटिव की तरफ पॉजिटिव का सेंटर अट्रैक्ट होता है, इस हिसाब से बन जाता है। तो अब इनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस आ गई, तो मैं कह सकता हूं कि इनके बीच में जो स्मॉल डिस्टेंस क्रिएट हो गई, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज का सेंटर भी सेपरेट हो गए, तो यहां के अंदर क्या बन जाता है? पोलर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। तो नॉन पोलर का एक बार एग्जाम्पल पूछा था पेपर के अंदर, तो नॉन पोलर के एग्जाम्पल जो भी आपके H2 N2 से नहीं बनता, H2 O2 Cl2, ये जो भी आपके एग्जाम्पल होते हैं CH4, ये सब आपके नॉन पोलर के अंदर आते हैं। और अगर मैं पोलर की बात करूं, पोलर के अंदर क्या क्या आ जाता है? जैसे आपके HCl और NaCl, ठीक है, और ऐसे और भी जो आपके बनते हैं, डिफरेंट टाइप के होते हैं, हेट्रो वाले टाइप के, वो क्या होते हैं? पोलर के अंदर चले जाते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस हिसाब से हम पोलर और नॉन पोलर, ये एक नंबर का कभी पूछ ले तो पूछ ले कि पोलर क्या होता है, नॉन पोलर क्या होता है। जनरली सारे ही मॉलिक्यूल्स अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नहीं रखा जाए, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ना रखे, तो जनरली क्या होता है? वो नॉन पोलर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ध्यान रखना, कई बार न्यूमेरिकल आ जाता है इसके अंदर, तो न्यूमेरिकल के अंदर अगर हमारे पास डाइपोल का टोटल चार्ज पूछ रहे, टोटल चार्ज ऑफ डाइपोल, वो ऑलवेज 0 होता है। कारण मैंने क्या कहा? सेम मैग्नीट्यूड,
ये कई आपके गाउस लॉ के अंदर बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पजल करके आता है और हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। वो क्या बोलता है, इक्वल टू 0। वो क्या बोलता है कि 5 डाइपोल रख दिए, 10 डाइपोल रख दिए और एक साथ में 3 कूलम का चार्ज रख दिया, तो टोटल फ्लक्स कितना होगा। जब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आ जाएगा वो टॉपिक, तो वहां पे क्या होता है, टोटल चार्ज पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, टोटल चार्ज ऑफ एनी डाइपोल इज इक्वल टू 0। चाहे कितना भी डाइपोल रखो, फिर टोटल चार्ज हमेशा किसी भी बाउंड स्टेट के अंदर 0 ही आएगा। बात समझ में आ रही है।